हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल पे। आज आपके पास 25 जून 2023 और आज आपके पास एग्ज़ाम देखने को मिला। एचपीटेट नॉन मेडिकल साइकोलॉजी सेक्शन आपके लिए लेकर आया हूँ। हालांकि ऐसा इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो आपके पास शत प्रतिशत सही हो, लेकिन अपनी ओर से एक अनुमान मैं लगाऊंगा। जो क्वेश्चन डायरेक्ट आपके निकल कर आते हैं वो आपको डायरेक्ट मैं बताऊंगा कि इसका आंसर आपके पास क्या है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो सारे आपके सही हो। बाकी वेट करेंगे हम ऑफिशियल आंसर की का। फिलहाल आप यहाँ पे मिलान कर सकते हैं। और बाकी जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो देख लेना कि क्वेश्चन आपके पास कैसे देखने को मिल रहे हैं। इतना आपके पास मॉडरेट लेवल देखने को मिला तो एक बार आप इसको गो थ्रू जरूर कीजिएगा। पहले प्रश्न पे बात करते हैं। पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। व्यवहार की असामान्य पुनरावृत्ति और या फिर सीमित गतिविधियों में संलग्न होने वाली प्रवृत्ति के डिस्चिज के लक्षण है। तो किसके ये लक्षण है? संवलीनता। ऑप्शन फर्स्ट आपके पास दिया था, ये आपके पास राइट हो जाना था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है। एक विद्यार्थी को हमेशा 10 सही पंक्ति लिखने के बाद 2 टॉफियां मिलती हैं। यह उदाहरण किसका है? अ स्टूडेंट ऑलवेज गेट्स 2 टॉफीज आफ्टर राइटिंग 10 करेक्ट लाइन्स। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो मुझे लगता है क्योंकि आपके पास 10 करेक्ट लाइन के बाद आपके मिलती हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 का मेरे हिसाब से तो होना चाहिए फिक्स्ड रेशो रेनफोर्समेंट, ऑप्शन डी होना चाहिए। बाकी एक बार इसको जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आएगी तब तक इसको सस्पेंस में आप रख सकते हैं। आगे चलेंगे आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। अगर आप देखिए तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? निम्नलिखित में से अधिगम का कौन सा एसआर सिद्धांत बिना पुनर्भरण के है? तो यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआर थ्योरी ऑफ लर्निंग विदाउट एनफोर्समेंट। तो आपने क्या देखा है, जब हमने कई बार थ्योरी हमने की है तो हम बहुत बार हमने बात की है कि एसआर पर बेस है, एसआर पर बेस है आपके पास, यानी कि पहले स्टिमुलस होगा फिर रिस्पॉन्स होगा। तो यहाँ पे प्रश्न पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है, लेकिन बात तो वही है कि यहाँ पे कौन सी ऐसी थ्योरी है कि जो आपके एसआर थ्योरी ऑफ लर्निंग विदाउट इन्फोर्समेंट पे आपके पास है। ऐसा नहीं है कि आपके पास ये रिन्फोर्समेंट इसमें नहीं होगा, रिन्फोर्समेंट इसमें होगा, लेकिन ये एसआर पर बेस नहीं होगा। पहले आपको यहाँ रिस्पॉन्डेड रहना पड़ेगा, यानी कि आरएस की बात की गई थी कि कौन सी ऐसी थ्योरी है जो कि आपके पास एसआर थ्योरी के सिद्धांत के बल पर आपके पास नहीं है या एसआर पर बेस नहीं है। तो इसमें स्किनर की जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है ये आरएस पर बेस है। तो ऑप्शन यहाँ पे 3 का बी हो जाना था। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपके पास है। प्रारंभिक मानसिक योग्यता की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने विकसित की थी? हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे थॉर्न आपके पास थर्स्टन, जो एल थर्स्टन ऑप्शन फर्स्ट दिया था, निसंदेह यहाँ पे सही हो जाना था। आगे प्रश्न पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान का कार्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो इसका आंसर आपके पास वैसे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो मुझे लग रहा है पर्सनली तो मैं कह सकता हूँ कि 5 के अगर पहले की अगर हम बात करिए, शैक्षिक मनोविज्ञान का कार्य क्या नहीं है? बाल विकास पर ज्ञान प्रदान करना। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो बाल विकास पर शैक्षिक मनोविज्ञान का ये कार्य नहीं है कि आपका शैक्षिक मनोविज्ञान आपके ये कार्य नहीं करता है कि बाल विकास पे जो है ज्ञान आपको प्रदान करे। तो वैसे तो आपके नहीं है कि बाल विकास पर जो ज्ञान प्रदान करे, लेकिन आपके पास ये पाठ्यक्रम के विकास में आपको सहायता कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। किसी व्यक्ति के अपने समाज में अन्य सदस्यों के साथ संबंधों का विश्लेषण ये कर सकता है कि किस तरह से आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो आपके निकल कर आएंगे। शिक्षण के उपयुक्त तरीकों की पहचान करने में आपकी मदद कर सकता है कि इंडिविजुअल डिफरेंस के बेस पे कौन कौन से आपके पास होने चाहिए तरीके, किस तरह से हर एक अलग स्टूडेंट को आपके स्पेशल नीड्स के अकॉर्डिंग उसको टीच करवाया जाए। तो मुझे तो लगता है पर्सनली ए। और अगर आपको इसको दूसरी ओर से देखिए तो बाल विकास के ऊपर भी आपके ज्ञान ये प्रदान करता है कि बच्चे का विकास कैसे होता है। तो आपके पास शैक्षिक मनोविज्ञान आपके यही कहता है कि बच्चों का एक्चुअल में विकास कैसे होता है। तो वैसे तो ऑप्शन ए भी आपके सही लगता है। और अगर आपके ऐसे देखा जाए एक अलग पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर देखिए तो ऑप्शन मुझे तो सी लगता है कि समाज के साथ संबंधों का जो विश्लेषण करना इसका एक्चुअल में काम नहीं होगा। तो मुझे तो 5 का सी भी लग सकता है। तो इसको भी रहने देते हैं, ऑफिशियल आंसर की तक इसका वेट कीजिए। 1 से 2 दिन के अंदर आपको जैसी आंसर की आपको अवेलेबल होगी, 1 से 2 दिन पे तो नहीं होगी, लगभग आपके पास 1 वीक में आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। छात्रों को परिणामों का ज्ञान प्रदान करना क्या कहलाता है? प्रोवाइडिंग नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स टू स्टूडेंट्स विल क्या कहलाएगा? प्रमोट लर्निंग। ये अधिगम को बढ़ावा देगा बजाय कि डिस्करेज लर्निंग, स्टॉप लर्निंग, डाइवर्ट लर्निंग। तो यहाँ पे ऑप्शन बी मेरे हिसाब से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न डिस्ग्राफिया, बहुत आसान सा प्रश्न है, बहुत बार आपके किया जाता है एग्जाम के आपके पास, मैं कई बार करवाया, इसकी एक अलग सी वीडियो भी लर्निंग डिसऑर्डर की मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप देखिए तो ये राइटिंग डिसऑर्डर है, यानी कि लेखन संबंधी डिस्ग्राफिया, यानी कि पैराग्राफ से इसको याद रखना होता है। तो डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? आपके पास रिटन डिसऑर्डर से संबंधित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
जब किसी व्यक्ति का चेतन मन किसी वस्तु गतिविधि पर केंद्रित होता है तो उसे क्या कहा जाता है? व्हेन द कॉन्शियस माइंड ऑफ ए पर्सन इज फोकस्ड ऑन सम ऑब्जेक्ट्स और एक्टिविटी इट इज कॉल्ड, तो ये अटेंशन आपके कहलाता है। तो ऑप्शन इसमें जो फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का, अगर आप देखें तो फर्स्ट आपके पास यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, थोड़ा सा ये अलग सा क्वेश्चन इस बार देखने को मिला, एक न्यू टॉपिक हमें पता लग गया है कि यहाँ पे ये ऐड हुआ है। तो कॉल ब्लॉक डिजाइन टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज ए टाइप ऑफ, ये इंटेलिजेंस टेस्ट टाइप तो आपके पास है ही टेस्ट का, तो ये किसके द्वारा दिया गया था? कॉल का ये ब्लॉक डिज़ाइन है, इसमें आपके पास जो है 16 कलर ब्लॉक आपके दिए होते हैं, इसको मैं आपको करवा दूंगा। और इससे आपको ये चीज़ याद रखनी है, अगर किसी का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है तो आपने याद रखना है कि यहाँ पे इंटेलिजेंस टेस्ट से क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। तो इंटेलिजेंस टेस्ट अगर आपसे ये वाला पूछा है तो हो सकता है कि 60 जो कैटल का आपसे पूछ लिया जाए, हो सकता है इंक ब्लॉक टेक्स्ट आपसे पूछ लिया जाए, रोशांक वाला, तो इस करके आपको ये चीज़ें भी आपको लेकर चलनी है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये एक्चुअल में परफॉर्मेंस टेस्ट आपके रहता है, तो इंडिविजुअल आप इसको कह सकते हो। ऑप्शन बी यहाँ पे मेरे हिसाब से सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन जो आपके पास रहेगा, एक छात्र की जो मानसिक आयु और कालानुक्रम आयु का जो क्रमशः 8 और 8 है तो उसका आईक्यू क्या होगा? मेंटल एज एंड क्रॉनिकल एज की अगर हम बात करें, अगर स्टूडेंट की आपके पास दोनों की सेम है तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा? एवरेज आपकी होगी, औसत स्तर आपके पास होगा। तो 10 का जो बी है कहीं ना कहीं आपके पास ये राइट हो जाएगा। आगे चलेंगे, आपके पास सिगमंड फ्राइड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मन का स्तर नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं बात करूँ, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेवल ऑफ माइंड? तो यहाँ पे सुपर कॉन्शियस, तो सुपर कॉन्शियस कोई लेवल नहीं है और दिया नहीं है। 3 लेवल आपके दिए थे सिगमंड फ्राइड के इडिगो सुपर ईगो की जो थ्योरी है उसमें हमने कई बार बात की, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, जिसकी जगह प्री कॉन्शियस लिखा होता है सबकॉन्शियस। तो यहाँ पे ये ऊपर वाले ठीक है, नीचे यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाना था, क्योंकि पार्ट नहीं है ये पूछा गया है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 अगर आप देखिए, सीखने का जो एक अनिवार्य पहलू है इसमें से कौन सा? एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल लर्निंग इज, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा इसमें वो आपके पास मोटिवेशन है। तो सीखने के लिए पहले आपको अभिप्रेरणा आपके अंदर होनी चाहिए, तो अभिप्रेरणा सीखने का एक अनिवार्य पहलू है, बजाय कि अनुकरण, भावना और तनाव की। आगे चलेंगे, आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास देखने को मिल रहा है, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतर तब संभव है जब आपके पास क्या होता है? पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज पॉसिबल व्हेन, इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग अगर मैं प्रश्न की मैं बात करूं तो ये थॉर्नडाइक का है, तो थॉर्नडाइक ने आपके क्या कहा था कि यहाँ पे पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगी, नेगेटिव आपके पास होगी और जीरो ट्रांसफर होगी। यहाँ पे पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से पूछा गया है कि तब ये पॉसिबल है अगर टास्क जो है लगभग वो समान है, एक तरह का टास्क आपके दूसरे तरह के टास्क को करने में आपको हेल्प प्रदान करता है। तो मुझे लगता है ऑप्शन इसमें फर्स्ट होना चाहिए। अगर ऑप्शन फर्स्ट नहीं होगा तो फिर ऑप्शन इसमें डी हो सकता है, ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव को छोड़कर अगर देखिए तो क्वेश्चन नंबर सी भी आपके पास जो कार्य क्रिया आधारित है, अगर सेम तरह के आपकी कोई स्किल है, उसी तरह की स्किल आप कहीं यूज़ कर रहे हैं तो सी भी आपके हो सकता है। अगर आपके देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस जो देना चाहूँगा मैं, वो समान कार्य को देना चाहूँगा, द टास्क आर सिमिलर, यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान स्वीकार करता है? विद स्कूल ऑफ द साइकोलॉजी एस्पेक्ट साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, तो किसने कहा था? फंक्शनलिज्म की ये बात है। प्रकार्यवाद आपके कहता है कि आपकी चेतना का विज्ञान है, ये स्टेटमेंट बेस है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट के आधार पे आप कह सकते हैं कि प्रकार्यवाद ये मानता था कि आपके मनोविज्ञान जो है ये चेतना का आपके विज्ञान रहेगा। कोलबर्ग के अनुसार एक बच्चा नैतिक विकास के कितने चरणों से गुजरता है? तो अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग अ चाइल्ड पास थ्रू हाउ मेनी स्टेज ऑफ द मॉरल डेवलपमेंट। आज जो आपको मैंने एक वीडियो प्रोवाइड करवाई थी सुबह 11 बजे लाइव सेशन जो था, तो जिसने वो देखा होगा तो यहाँ पे उस एक क्लास के अंदर से डायरेक्ट यहाँ पे देख लेना आप, 6 से 7 क्वेश्चन तो यहीं पे बने, 1.5 घंटे की क्लास थी, 6-7 क्वेश्चन। तो उसमें हमने ये भी किया था आपके, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग अ चाइल्ड पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ द मॉरल डेवलपमेंट। तो 6 स्टेजेस आपकी हैं जो कि 3 लेवल के अंदर आपके पास डिवाइड की गई है। आगे चलेंगे, आपके पास सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? हु प्रोपाउंडेड द सोशल लर्निंग थ्योरी, तो ये भी हमने आज क्लास के अंदर देखा था। क्वेश्चन नंबर 16 का अगर आप देखिए तो अल्बर्ट बंडूरा की हमने देखी थी, तो यहाँ पे सोशल लर्निंग थ्योरी अल्बर्ट बंडूरा की, इसके पॉइंट हमने डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन ये बन गया, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अभिप्रेरित व्यवहार अ मोटिवेटिव बिहेवियर इज डायरेक्ट टूवर्ड, तो जो अभिप्रेरित व्यवहार मोटिवेटिव बिहेवियर होगा वो किसके थ्रू आपके लिए रहेगा, किसकी ओर केंद्रित रहेगा? गोल की ओर। तो ऑप्शन यहाँ पे मेरे हिसाब से तो बी हो जाना चाहिए, 17 का बी यहाँ पे मेरे हिसाब से सही होगा। आगे चलेंगे, आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि आपके पास एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी नहीं है।
इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, रचनात्मकता का तत्व आपके नहीं है। तो यहाँ पे फ्लुएंसी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ओरिजिनलिटी आपके पास है, मौलिकता, लचीलापन, प्रवाह। इसमें समृद्धि जो होगी, जो ये रट्टा मास्टर है, ये आपके पास क्रिएटिविटी के अंदर नहीं आता है। हालांकि रटना भी एक आपके पास महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है इसका, लेकिन इसको इसके अंदर कंसीडर आपके नहीं कर सकते। क्रिएटिविटी के अंदर हम मेमोरी को नहीं रख सकते, पूर्णतः हम नहीं रखते हैं। तो मेरे हिसाब से तो आपके पास ऑप्शन ए आपके पास राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोटिवेशन इज करेक्ट। तो आपने बताना है अभिप्रेरणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा आपके पास सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी अगर आप देखिए तो थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है। वैसे जो मुझे लगता है इसमें सबसे बेस्ट आंसर आपके पास जो क्या है, अभिप्रेरणा किसी आवश्यकता से उत्पन्न होती है। मोटिवेशन इज इन इनकैलकुलेटेड एट एज ए रिजल्ट ऑफ सम नीड्स। तो आपके ऑप्शन जो सी है, तो ये आपके पास मेरे हिसाब से तो राइट होगा। बाकी आपके ऑप्शन फर्स्ट भी आपके पास हो सकता है प्रेरणा के बारे में, क्योंकि आंतरिक तौर पे भी प्रेरणा अगर हो तो फिर भी ठीक है, लेकिन प्रेरणा आंतरिक ही नहीं होती, केवल बाहरी भी होती हैं। तो अगर आंतरिक सही होगा तो बाहरी भी होना चाहिए उस हिसाब से। तो इस हिसाब से अगर आप देखिए, बाकी अभिप्रेरणा अधिगम के लिए सहायक नहीं है, ये तो आपकी गलत है ही। तो यहाँ पे ऑप्शन सी मुझे तो आपके सही लगता था, तो ऑप्शन सी मेरे हिसाब से सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, आपके पास निम्नलिखित में से अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा इसमें नहीं है। अगर आप देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन फैक्टर ऑफ द इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, तो मुझे लगता है कि ऑप्शन अगर आप देखिए तो यहाँ पे 20 का जो ऑप्शन फर्स्ट है ये आपके हो जाना चाहिए। संस्था में सामाजिक भावनात्मक माहौल जो है ये अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक इसमें नहीं है। तो यहाँ पे जो आपके पास कारक कौन कौन से आपके हो सकते हैं, तो आपके पृष्ठपोष आपके पास होगा, प्रोविजनल ऑफ फीडबैक हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दी पहली फैसिलिटी आपके पास हो सकता है, एस्पिरेशन लेवल ऑफ द लर्नर हो सकता है। तो कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करने वाला नहीं मान सकते, तो ये आपके भावनात्मक जो माहौल है ये ऐसा आपकी मुझे लगता है ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे हो जाना चाहिए। आगे चलेंगे, आपकी बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक, तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन मैंने करवाया है वन लाइनर के अंदर। हु प्रोपाउंड द मल्टीफैक्टर थ्योरी ऑफ द इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर मैं बात करूँ तो थॉर्नडाइक आपके पास यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, आपके पास देखिए एक बार मैंने वीडियो के अंदर ये बात भी की थी, एक है बहुकारक, एक है बहुकारक, याद रखना आपने। तो बहुकारक जो सिद्धांत है तो किसके द्वारा दिया गया था, मल्टी फैक्टर थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, ये आपके पास थॉर्नडाइक द्वारा दी गई थी। इंपॉर्टेंट आपने याद रखना। इसके अलावा आपके पास एक बहुकारक है, एक बहुबुद्धि कारक है, तो ये आपके पास याद रखना। तो अगर बहुबुद्धि की बात की जाएगी तो बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो आपके पास हॉवर्ड गार्नर का है। तो ये दो अलग अलग प्रश्न आपके बन जाते हैं। पियाजे के अनुसार किस अवस्था में एक बच्चा शब्दावली अर्जित करना शुरू कर देता है। अकॉर्डिंग टू पियाजे, इन विच स्टेज अ चाइल्ड बिगन टू एक्वायर वोकेबलरी। तो आपको पता है पियाजे की 4 स्टेजेज है, चारों स्टेजेज आपके सामने दी गई है। तो सभी को पता है अगर आपके बच्चे जो है किस स्टेज में आपके बोलना शुरू कर देते हैं, तो इसमें तो निस्संदेह आपको यहाँ पे लगाने में कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज की अगर मैं बात करूँ, ये वोकेबलरी जो बच्चा है यहाँ पे अर्जित करना शुरू कर देता है। हालांकि ऐसा नहीं, सेंसरी मोटर स्टेज में भी बच्चा जो है छोटे मोटे एक दो वर्ड आपके बोल देता है, लेकिन वोकेबलरी जो अर्जित करने की जो स्टेज है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी रहेगी, जिसमें अधिकतर बच्चा जो है वोकेबलरी आपके सीख जाता है, वो आपके पास प्री ऑपरेशनल स्टेज। ऑप्शन यहाँ पे अगर 22 की मैं बात करूँ तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कुछ मामलों में बच्चे अपने माता पिता की तुलना कम मानसिक क्षमता दिखाते हैं और इसके विपरीत वंश अनुक्रम का यह क्रम कहलाता है, क्या कहलाता है। इन सम केस चिल्ड्रन शो लेस मेंटल एबिलिटी एज कम्पेयर टू देयर पेरेंट्स एंड वॉइस वर्सा, दिस रूल ऑफ हेरिडिटी इज नॉन एज। तो 23 की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, तो मुझे लगता है कि आपके पास प्रतिगमन का नियम, आपके लॉ रिग्रेशन का नियम आपके होना चाहिए। तो ऑप्शन डी मेरे हिसाब से, बाकी ऐसा नहीं है कि आपकी यही होगा। आगे चलेंगे, आपके पास क्वेश्चन नंबर 24 की अगर मैं बात करूँ, कोज अफेक्ट रिलेशनशिप इज ए स्टडीज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। कारण प्रभाव संबंध का अध्ययन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें तो ये आपके पास एक्सपेरिमेंटल मेथड आपके रहेगा। तो ऑप्शन मेरे हिसाब से तो डी इसमें राइट हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, यदि कोई बच्चा कक्षा में बार बार दुर्व्यवहार करता है तो शिक्षक को क्या चाहिए। इफ अ चाइल्ड मिसबिहेविंग इन ए क्लास टाइम एंड अगेन द टीचर शुड, तो टीचर को क्या कहिए, उससे आपके पास काउंसल कर सकते हैं, उससे आप उसे परामर्श दे सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाना था। बाकी के अगर आप ऑप्शन देखें तो इसमें कोई आपके पास तार्किक आधार पे सही नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 26, मानव विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें, मानव विकास एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज ए आपके पास नेचुरल प्रोसेस, तो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आपके पास ट्रू पूछा गया, आपकी कौन सी स्टेटमेंट आपके ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए सही है। तो मानव विकास अभिवृत्ति के बिना संभव है। ओके, मानव विकास परिपक्वता के साथ ही पूर्ण हो जाता है। मानव विकास मात्रात्मक, तो देखिए मात्रात्मक तो
है नहीं, क्योंकि आपके पास कह नहीं सकते आप इसको कि मात्रात्मक है, तो ऑप्शन डी राइट गलत हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट भी गलत हो जाएगा। परिपक्वता के साथ पूर्ण हो जाता है ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मानव विकास एक कंटिन्यू प्रोसेस है जो कि आपके पास निरंतर चला रहता है। तो ऑप्शन अगर आप डी बी देखें तो यहाँ पे बी ही एक बच जाता है। अगर मानव विकास की अगर हम बात करिए तो अभिवृद्धि के बिना भी संभव है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके पास वृद्धि हो, ग्रोथ आपकी हो, तो ऐसा ग्रोथ का मतलब है जो आपके पास फिजिकल ग्रोथ है। अगर वो नहीं भी होगी तब भी जो है ह्यूमन डेवलपमेंट आपकी होती रहती है, तो उस हिसाब से तो ऑप्शन बी होना चाहिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27। किसने कहा कि मनोविज्ञान व्यक्ति की क्रियाओं का उसके पर्यावरण के संदर्भ में वैज्ञानिक अध्ययन है? हु सेड साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल्स इन रिलेशन टू द इन्वायरमेंट? तो किसने ये कहा? ये स्टेटमेंट है डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 27 की। अगर मैं बात करूँ वुडवर्थ की आपके पास है, एक बार इसको भी क्रॉस चेक कर लेना। वैसे वुडवर्थ की आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 28। एक वास्तुकार में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? एन आर्किटेक्ट इज फाउंड टू एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द इंटेलिजेंस? तो सभी को पता है आर्किटेक्ट एक वास्तुकार जो आपके पास होता है, आर्किटेक्ट अगर बात करें तो यहाँ पे किस तरह की वो लेकर आएगा? तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 28 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन जो बी है, स्पाइशियल इंटेलिजेंस। ये हमने बात की थी हॉवर्ड गार्नर की जो थ्योरी है, जो बहुबुद्धि सिद्धांत, उसके द्वारा दिया गया है। मल्टी फैक्टर जो मल्टी इंटेलिजेंस की जो बात करते हैं, बहुबुद्धि की जो बात करते हैं, उसमें हमने देखा था कि आर्किटेक्ट, वास्तुकार, स्कल्पचर वगैरह जितने भी होते हैं, विरान चालक आपके हो गए, जिसको मैप रीडिंग वगैरह आपके पास आती हैं, उनके अंदर स्पाइशियल इंटेलिजेंस होती है। तो अगर आपने हॉवर्ड गार्नर की थ्योरी पढ़ी होती, जो कि हमने आज की क्लास में भी हमने की है बल्कि, तो यहाँ पे ये वाला सही हो जाना था आपका। नेक्स्ट 29 की अगर मैं बात करूँ, हु conclude that language and social culture environment play a vital role in cognitive development of a child? क्वेश्चन नंबर 29 की अगर मैं बात करूँ तो बालक के संज्ञानात्मक विकास में भाषा और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण की विशेष भूमिका होती है। यह निष्कर्ष किसने दिया था? तो सभी को पता है सांस्कृतिक सामाजिक की बात की जा रही है, पर्यावरण की विशेष भूमिका की बात की जा रही है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित है। सोशल कल्चर थ्योरी किसके द्वारा दी थी? वाइगोत्स के द्वारा। अगर आपको ये भी पता था तो सीधा आप इसको लगा सकते थे, वाइगोत्स। ऑप्शन जो फर्स्ट था ये आपके पास यहाँ पे सही हो जाना था। बाकी जितने क्लासेस वाले स्टूडेंट हैं मुझे निस्संदेह पता है कि वो आराम से यहाँ पे 20 से 25 तक स्कोर यहाँ पे आराम से कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बाल अपराध का कारण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन कॉजेज ऑफ द चाइल्ड डिलिक्वेंसी? तो आपने बताना है आकांक्षाओं का संतुलन, भावनात्मक कदर, आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, माता पिता का अपेक्षापूर्ण व्यवहार। तो कौन सा आपके पास यहाँ पे बाल अपराध का कारण नहीं है? तो यहाँ पे आकांक्षाओं का संतुलित स्तर, ये आपके पास बैलेंस लेवल ऑफ द एस्पिरेशन। बाकी इमोशंस भी आपके पास हो सकते हैं। आपके पास आवश्यकताओं की पूर्ति ना होना भी बाल अपराध को बढ़ावा दे सकता है। माता पिता का अपेक्षापूर्ण व्यवहार जो है, यानी कि निगलेक्टिंग बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स भी आपके कारण हो सकता है। तो अभी जब भी जैसी आपके पास ऑफिशियल आंसर की आएगी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी आप चाहते हैं यहाँ पे मेरे साथ बने रह सकते हैं। उम्मीद है अगर आप मेरे साथ पहले से बने होंगे तो निस्संदेह आपका साइक्लिस्ट सेक्शन उतना हाई लेवल तो नहीं था, इजी भी नहीं कह सकते, थोड़ा सा मॉडरेट था। क्वेश्चन ज़्यादा थ्योरी बेस्ड थे, स्टेटमेंट बेस्ड थे। तो कोशिश करेंगे कि अगली बार इसको एक दो आपके पास नए टॉपिक यहाँ पे ऐड हुए उसको भी हम क्लासेस के अंदर ऐड कर देंगे। आप चाहते हैं यहाँ पे मेरे साथ बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।